यह वीडियो क्लास 10 चैप्टर 2 रसायन शास्त्र पार्ट अम्ल भस्म तथा लवण है। इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वह वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर जा कर के देखें, तब यह वीडियो समझ में आएगा। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिएगा, ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो आपको मिलता रहे। हाँ, अगर अंत में आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आइए हम शुरू करते हैं आज की क्लास से। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है बच्चे कि अम्ल है ना, अम्ल और क्षारक में क्या अंतर है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चे याद कीजिएगा। अम्ल और क्षारक में क्या अंतर है, तो आपको किस तरीके से लिखना होगा ताकि आपका मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। तो लिखिएगा अम्ल अम्ल और क्षारक में निम्नलिखित अंतर होते हैं, ये आपको लिखना पड़ेगा। अम्ल और क्षारक में निम्नलिखित अंतर होते हैं, और एक तरफ क्या करेंगे बच्चे, अम्ल को लिखेंगे और एक तरफ क्या लिखेंगे, तो क्षार को हम लिखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक एक करके। देखिए ये हो गया अम्ल और ये हो गया आपका क्षारक हो गया। ठीक है बच्चे, अब देखिए ध्यान से, पहला अंतर क्या कहता है कि यह स्वाद में खट्टा होता है। यह क्या होता है, अम्ल जो होते हैं वह स्वाद में क्या होते हैं, याद रखिएगा, तो खट्टा होते हैं, जबकि यह स्वाद में क्या होते हैं बच्चे, तो ये कड़वा होते हैं। ठीक है, अगला देखिए ध्यान से, यह नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, तो लाल कर देता है। मैंने आपको सब्जेक्टिव में पढ़ा चुका हूँ पिछला वीडियो में कि यह जब नीले लिटमस पत्र पर क्या करता है, अगर एसिड को डालेंगे किस पर, तो है ना, नीले लिटमस पत्र को, तो क्या कर देगा, तो उसको लाल कर देगा। ठीक है, अगर यह लाल लिटमस पत्र क्या करेगा, लाल लिटमस पत्र को है ना डालेगा, तो वो क्या कर देगा, तो वो क्या कर देगा, तो नीला कर देगा। ठीक है, तो याद रखिएगा यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। अगला अंतर देखिए ध्यान से, अगला अंतर क्या कहता है कि यह मेथेनोइक, ध्यान दीजिएगा, यह तीसरा अंतर में क्या कहता है कि यह मेथिल ऑरेंज को लाल कर देता है, जबकि यह मेथिल ऑरेंज को क्या कर देता है, तो पीला कर देता है। यानी कि एसिड जो होगा, ध्यान रखिए बच्चे, एसिड जो होगा वह मेथिल ऑरेंज को लाल कर देगा, और जबकि क्षार जो होगा यानी कि बेस जो है क्या कर देगा, तो उसको पीला कर देगा। ठीक है बच्चे, आगे देखिए ध्यान से, अगला अंतर क्या कहता है, चौथा में क्या कहता है कि यह जल में है ना घुलकर H+ आयन देता है। ठीक है, यह जल में जब घुलता है किसके अनुसार, तो आर्हेनियस के अनुसार। याद रखिएगा कि आर्हेनियस के अनुसार जो होता है, यह जल में घुलता है तो क्या देता है, तो H+ देता है, जबकि यह जल में घुलता है क्या देता है, तो OH- देता है। क्या देता है, तो OH- देता है। तो ये भी आपका अंतर हो गया। आगे देखिए ध्यान से, पांचवा अंतर क्या कहता है, पचमंद कहता है कि यह क्षारक को उदासीन कर देता है। क्षारक क्या करता है, अम्ल जो होता है वह क्षारक को उदासीन कर देता है, जबकि भस्म जो होता है या क्षारक जो होता है वो क्या कर देता है, अम्ल को उदासीन कर देता है। ठीक है, यानी कि उल्टा प्रोसेस ये होता है। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से, अगला कहता है इसका पीएच मान 7 से क्या होते हैं, तो कम होते हैं। ठीक है, पीएच स्केल आप पढ़े हैं तो इसमें क्या दिखाया जाता है कि पीएच स्केल यानी कि यहाँ से यहाँ तक देखिएगा, ये होते हैं 7, यहाँ तक क्या होते हैं बच्चे, 14 होते हैं। यहाँ से क्या 0 से शुरू होते हैं। ठीक है, अगर 0 से लेकर के अगर 7 तक गया है, 7 के बीच में है तो क्या कहलाता है, तो एसिड कहलाता है, और इसके बीच में गया तो क्या कहलाता है, तो बेस कहलाता है। ठीक है, ये क्या होंगे, अम्ल जो होंगे 7 से क्या होते हैं, तो कम होते हैं, और जबकि क्षार क्या होते हैं, 7 से अधिक होते हैं। तो वही यहाँ पर बताया गया अंतर में, यानी कि अम्ल का जो होता है पीएच मान 7 से क्या होते हैं, तो कम होते हैं, और जबकि इसका जो पीएच मान होता है वो क्या होते हैं, 7 से है ना, याद रखिएगा, तो अधिक होते हैं। 7 से क्या होते हैं, तो अधिक होते हैं। अगला देखिए अंतर, अगला अंतर क्या कहता है साथ में, कि यह हल्दी के पीले रंग में कोई बदलाव नहीं करता। ये हल्दी के जो पीले रंग जो होते हैं, अगर एसिड पर डालेंगे तो इसके रंग में कोई बदलाव नहीं करता है, जबकि यह हल्दी के पीले रंग को क्या कर देते हैं, तो लाल भूरे रंग में चेंज कर देते हैं। तो ये टोटल कितने हो गया अंतर, याद रखिएगा टोटल कितने हैं, तो 7 अंतर यहाँ पर बताएं। ठीक है, फिर से देख लीजिए आप एक एक करके, है ना, या इस तरीके से यहाँ पर टोटल दिया गया है कितने, तो 7 अंतर यहाँ पर दिया गया है। आइए आगे शुरू करते हैं, ये रहा अंतर। आगे देखते हैं ध्यान से कि क्षारक और है ना क्षार में क्या अंतर है। इसको समझते बच्चे कि क्षारक और क्षार में अंतर क्या होता है। ये दोनों तो आपको एक लगता मत हो, दोनों में क्या कुछ न कुछ डिफर आपको देखने को मिलेगा। ये हो गया आपका क्षारक, ये क्या हो गया, तो ये हो गया आपका क्षार हो गया। दोनों में अंतर क्या होता है, बस लिखने का तरीका आप जानते हैं कि क्षारक और क्षार में अंतर क्या बच्चे, तो निम्नलिखित है। इससे आपकी सुंदरता बढ़ती है
है और आपको मार्क्स भी मिलता है, ठीक है। और इसी तरीके से आप लोग लिखिएगा भी। और एक तरफ क्या लिख दिए बताइए, एक तरफ लिख दिए हैं क्षारक और एक तरफ क्या लिख दिए बच्चे, तो एक तरफ लिख दिए हैं क्षार लिख दिए, ठीक है। अब दोनों में देखते हैं कि अंतर क्या है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से एक एक करके दोनों में फिर से हम अंतर देखते हैं कि क्षारक और क्षार। पहला अंतर क्या कहता है, सभी क्षारक जल में विलय नहीं होते हैं, यानी कि सभी क्षारक जो होते हैं वो जल में विलय का मतलब क्या होता है, मिल जाना, ठीक है, घुल जाना। तो सभी क्षारक जो होते हैं जल में विलय नहीं होते हैं, जबकि सभी क्षार जो होते हैं वो क्या होते हैं बच्चे, जल में विलय होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा सभी क्षार जो होते हैं वो जल में विलय होते हैं, पहला अंतर हो गया। अगला अंतर देखते हैं ध्यान से बच्चे, दूसरा अंतर क्या कहता है कि सभी क्षारक है ना क्षार नहीं होते हैं, जितने भी क्षारक होते हैं वो क्षार नहीं कहला सकते हैं, जबकि सभी क्षार जो होते हैं वो क्षारक कहला सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया दो अंतर जो आपको किस में था, याद रखिएगा क्षारक और क्षार में, किस में था, तो क्षारक और क्षार में ये अंतर था, ठीक है। आगे देखते हैं ध्यान से बच्चे, आगे ध्यान से देखिएगा। अगला टॉपिक क्या कहता है कि कुछ प्राकृतिक, अगला कहता है कि कुछ प्राकृतिक स्रोत जिनमें उपस्थित अम्लों के नाम निम्नलिखित है। कुछ प्राकृतिक स्रोत है जिसमें अम्लों का नाम निम्नलिखित है, और यह मैं बोल दूं कि यह VBI है और इसको आप लोग रट ही जाइएगा, ठीक है। आपके 2024 में जो एग्जाम होंगे, मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि इसमें से जरूर आएंगे तो आएंगे, और ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि किसमें उपस्थित कौन सा अम्ल होते हैं, ठीक है, वो चीज़ को याद हम कर लेते हैं। देखिए ध्यान से एक एक करके देखिएगा, है ना, ध्यान से। पहला कहता है कि सिरका, देखिए ध्यान से, पहला क्या बच्चे, तो सिरका। सिरका में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद रखिएगा एसिटिक अम्ल, क्या होता है, तो एसिटिक अम्ल। आप इसको 2 बार 3 बार याद कीजिए ना, लिख लिख कर एकदम 100% याद हो जाएगा, ठीक है। सिरका एसिटिक अम्ल, सिरका एसिटिक अम्ल, सिरका एसिटिक अम्ल, मतलब इस तरीके से आप याद करते रहिए लिख लिख करके, तो आपको याद हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से, संतरा, संतरा यानी कि नींबू, संतरा नींबू में कौन सा पाया जाता है, याद रखिएगा संतरा हो या नींबू हो, दोनों में है ना कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल, क्या पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल। याद रखिएगा इसका क्या पहला लेटर स है, क्या बच्चे, तो स से संतरा नींबू, स से साइट्रिक अम्ल, स से संतरा, स से साइट्रिक अम्ल, स से संतरा, स से साइट्रिक अम्ल, यानी कि स हो गया, स से संतरा, स से क्या होता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो नींबू हो या संतरा, दोनों में कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चे, तो याद रखिएगा दोनों में पाए जाते हैं, तो वो साइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। आगे देखिए ध्यान से बच्चे, अगला क्या है, तो इमली, इमली जो होता है ना, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चे, तो याद रखिएगा इमली जो होता है वो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, क्या होता है, टार्टरिक। इमली जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ये देखिए ध्यान से, आप इमली खाते हैं तो है ना मुंह जो है वो क्या होते हैं, टटराने लगते हैं, तो ये याद रखिएगा इमली जो है उसमें कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, तो टार्टरिक अम्ल पाए जाते हैं। अगला देखिए बच्चे, टमाटर, क्या है, तो टमाटर या अमरूद, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टमाटर या अमरूद बच्चे याद रखिएगा ऑक्जेलिक अम्ल पाए जाते हैं, याद रखिएगा, अ से अमरूद, अ से ऑक्जेलिक, ठीक है। अब ये सब याद करने का ट्रिक है ना, अगर जब आपको याद नहीं होता है तब ऐसे कीजिएगा, और याद होता है तो कोई बात नहीं, आप लिख लिख कर याद कीजिए, हमेशा के लिए आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। ये टमाटर या अमरूद जो होते हैं उसमें कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा ऑक्जेलिक अम्ल पाए जाते हैं। आगे देखिए ध्यान से बच्चे, अगला जो है वह खट्टा दूध है, क्या है, तो बच्चे खट्टा दूध है, और जिसको दही ब्रैकेट हम दे दिए, दही में भी मतलब ये होता है, ठीक है। तो ये पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है, कि खट्टा दूध या दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद रखिएगा लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, क्या पाया जाता है बच्चे, याद रखिएगा, तो लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं, ठीक है। चाहे वो खट्टा है ना दूध हो या दही हो, ठीक है, याद रखिएगा उसमें कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, तो लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं। आगे देखिए, चींटी का डंक, चींटी का डंक जो मारता है ना, चींटी का डंक या नेटल का पौधा या मधुमक्खी का है ना डंक, ये सब जितने का डंक जो होते हैं ना, ये सब डंक जो होते हैं, ये सब के सब इसमें कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा वो होते हैं फॉर्मिक अम्ल, क्या पाए जाते हैं, तो फॉर्मिक अम्ल। आप देखे होंगे जब आपको है ना, जिसको हम लोग घोरन बोलते हैं, हम लोग घोरन आम भाषा में क्या बोलते हैं, देहाती भाषा में, मतलब बिहारी है भाई, तो आम भाषा में क्या बोलते हैं, तो घोरन, यानी घोरन जो होता है वो लाल होता है, जब काटता है डंक मारता है तो उस हमारे है ना उसमें कौन सा अम्ल घुस जाता है, तो याद रखिए बच्चे उसमें जो घुसता है वह होता है फॉर्मिक अम्ल होता है, और इसी का नाम है मेथेनोइक अम्ल, क्या याद रखिए बच्चे, तो इसी का नाम क्या है, तो मेथेनोइक अम्ल होता है, ठीक है। तो याद रखिए चींटी का डंक हो गया, नेटल का पौधा हो गया, मधुमक्खी का डंक हो गया, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल पाए जाते हैं, ठीक है बच्चे। आगे देखिए ध्यान से, अगला है सेब, है ना, ध्यान दीजिएगा, सेब में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, तो मौलिक है, कौन सा है, तो मौलिक अम्ल पाए जाते हैं, सेब में कौन से, तो मौलिक अम्ल पाए जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए ध्यान से, मक्खन, मक्खन में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, तो क्यूट्रिक अम्ल, कौन सा अम्ल, तो बच्चे याद रखिएगा, तो क्यूट्रिक अम्ल पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं, तो मक्खन में, है ना, याद रखिएगा मक्खन में कौन सा अम्ल है, तो क्यूट्रिक अम्ल है। अगला है 9 में उल्टी,
हम लोग को उल्टी जब हो जाता है तो वो भी क्या होता है, खट्टा के जैसा लगने लगता है। ठीक है, कभी कभी आप गाड़ी में सफ़र करते किसी को देखने को मिलता है कि उसका है ना दिमाग थोड़ा सा घुर्मी आ जाता है तो वो उल्टी कर देते हैं। ठीक है, जैसे वो उल्टी करते तो उसका है ना मुंह जो होता है वो खट्टा जैसा होने लगता है, यानी कि उसमें समझिए कि अम्ल होता है, एसिड होता है। ठीक है, तो वो कौन सा एसिड होता है याद रखिएगा, वो इसमें होता है क्यूटरिक एसिड होता है। कौन होता है, तो क्यूटरिक एसिड ही होता है। ठीक है, ये एसिड होता है, इसमें भी मक्खन में भी होता है, उल्टी में भी कौन सा होता है, तो याद रखिएगा वो होते हैं क्यूटरिक एसिड होता है। दोनों में इसी प्रकार अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए ध्यान से बच्चे, अगला जो है वह क्या है, तो वसा। क्या है, तो वसा, है ना। वसा में कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चे, याद रखिएगा, तो वसा में पाए जाते हैं वो एस्टेरिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, तो याद रखिए बच्चे, है ना, तो वो होते हैं एस्टेरिक अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर देखिए इस तरह का अम्ल का नाम है। और भी बताएं यहाँ पर देखिए ध्यान से, और कौन कौन सा अम्ल है, तो प्याज और आंवला है। क्या बच्चे, प्याज और आंवला। आंवला भी खाएंगे, आंवला खाने से क्या होता है बच्चे, याद रखिएगा आपका भालू नहीं पकेगा। ठीक है, आंवला में ऐसा एसिड एस्कॉर्बिक अम्ल होता है जो आंवला खाने से, है ना, सिर का बाल जो होता है वो पकने से डरता है। ठीक है, नहीं पकेगा। तो प्याज और आंवला जो है इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो यार एस्कॉर्बिक अम्ल। कौन सा, तो एस्कॉर्बिक अम्ल, है ना। अगला है अमास्य। क्या बच्चे, तो अमास्य। अमास्य में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाए जाते हैं। उसके बाद चाय, चाय आप पीते होंगे ना, चाय पीते हैं, उसमें कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, तो टेनिक अम्ल पाए जाते हैं बच्चे। कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, तो टेनिक अम्ल। अगला जो बच्चे याद रखिएगा जठर रस। क्या है, तो जठर रस, इसमें कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, तो गैस्ट्रिक अम्ल पाए जाते हैं, है ना। जो जठर जैसे हम लोग को गैस बन जाता है ना, वो गैस्ट्रिक वो अम्ल होता है। ठीक है, तो गैस्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद बच्चे याद रखिएगा बिच्छू, है ना। बिच्छू जो डंक मारता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल। कौन सा, तो याद रखिएगा, तो फॉर्मिक अम्ल पाए जाते हैं। बिच्छू में भी कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल। और एक मैंने और बताया है जो चींटी था। ठीक है, उसके बाद कौन था, तो है ना ये नेटल का पौधा था, है ना। देखिए ध्यान से, यहाँ पर चींटी है, नेटल का पौधा, मधुमक्खी है, इन तीनों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। और एक और कौन सा है, तो बिच्छू है। कौन है बच्चे, याद रखिएगा, तो बिच्छू है। इसमें भी कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद रखिए फॉर्मिक अम्ल जो पाया जाता है। ठीक है, तो टोटल मिलाकर के यहाँ पर इतना दिया गया है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट और इसमें से आते हैं बच्चे। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं पीएच स्केल के बारे में समझते हैं बच्चे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीएच स्केल आपको समझना पड़ेगा। यानी कि देखिए ध्यान से, इसको पीएच स्केल बोलते हैं या पीएच मान कहते हैं। ठीक है, अब पहले हम समझ लेते हैं कि पीएच मान होता क्या है। ठीक है, हम इस चीज़ को समझते हैं कि पीएच मान होता क्या है। तो किसी भी विलयन में उपस्थित, किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन, यानी कि H प्लस, हाइड्रोजन मतलब क्या हो गया, तो H प्लस। ठीक है, H प्लस की सांद्रता को उस विलयन का पीएच मान कहलाता है। कोई भी विलयन होगा बच्चे, ध्यान से देखिएगा, कोई भी विलयन होगा उसमें उपस्थित क्या रहेंगे, तो हाइड्रोजन प्लस उपस्थित आयन रहता है, तो विलयन का वो जो मान होता है ना उसे क्या बोलते हैं, पीएच मान कहा जाता है। इससे पहले हम सांद्रता को हम समझ लेते हैं कि सांद्रता होता क्या है, तो आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से बच्चे, सांद्रता, सांद्रता विलयन में, है ना, हाइड्रोजन आयन यानी कि H प्लस को क्या बोलते हैं बच्चे, याद रखिएगा, H प्लस को क्या बोलते हैं, तो हाइड्रोजन आयन कहा जाता है। H प्लस की मात्रा को सांद्रता कहते हैं। यानी कि कोई भी विलयन होगा, मान लो कि हम ये विलयन ले लिए हैं, इसमें अगर क्या करते हैं, मिलाते हैं कोई आयन को, तो इसमें अगर H प्लस दे दिया ना, तो समझ जाएंगे क्या है, ये सांद्रता हुआ। क्या हो गया, तो सांद्रता हुआ, यानी कि H प्लस की मात्रा पाया गया, हम समझ जाएंगे कि सांद्रता हुआ। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं बच्चे, तो सांद्रता बोलते हैं। यानी कि आगे देखते हैं ध्यान से बच्चे, पीएच का मतलब क्या होता है। ठीक है, पीएच का मतलब होता क्या है, पी मतलब होता है कि पोटेंसी, जिसको बोलते हैं हम लोग पावर। क्या बोलते हैं, तो पोटेंसी, यानी क्या होता है बच्चे, तो पावर होता है। एस का मतलब क्या होता है, तो हाइड्रोजन। इसमें क्या होता है, तो हाइड्रोजन, यानी कि हम कह सकते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि पोटेंसी हाइड्रोजन कह सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कह सकते हैं इसको। अब पीएच स्केल देखते हैं होता क्या है। तो पीएच स्केल देखिए बच्चे ध्यान से, कि पीएच स्केल यानी कि वह स्केल जिसकी सहायता से किसी विलयन का पीएच मान ज्ञात किया जाता है। यानी कि वह एक स्केल होता है। क्या होता है, स्केल होता है। आप लोग फीट देखे होंगे, इसकी माप करते हैं। ठीक है, ऐसा आप लोग फीट देखे होंगे, है ना, इसमें इस तरह से रहता है, आप माप करते होंगे। ठीक है, उसी प्रकार से बच्चे यहाँ ध्यान रखिएगा, ये भी क्या होते हैं, एक स्केल होते हैं। ये भी क्या होते हैं, स्केल होते हैं, जो माप करके बताता है कि कौन एसिड है ना, कौन एसिड है, कौन क्या है, तो बेस है। ठीक है, और कौन जो है वह उदासीन है, साल्ट है। तो इस तरीके से माप करके
बताने वाले जो एक यंत्र होता है ना, जिससे हम लोग पता कर लेते हैं कि अम्ल है कि भस्म है कि उदासीन है, उसी स्केल को हम लोग क्या बोलते हैं, पीएच स्केल कहा जाता है, जिसकी सहायता से हम पीएच का मान ज्ञात कर लेते हैं। वही बात यहाँ पे लिखा गया बच्चे, ध्यान से देखिएगा कि है ना, पीएच स्केल वह स्केल है जिसकी सहायता से किसी विलयन का पीएच मान ज्ञात किया जाता है। पीएच स्केल हमें यह बताता है कि कोई विलयन कितना अम्लीयता था और कितना क्षारीय है, यानी कि कोई हमको पीएच स्केल यह बताता है कि किसी विलयन में है ना कितना एसिड है ना, कितना एसिड है और कितना क्या है तो है ना बेस है। ये चीज को बताने वाला है ना कौन होता है, तो पीएच स्केल ही होता है। आगे देखिए ध्यान से, ये पीएच स्केल जो है इसका खोज किसने किया था, तो याद रखिएगा सोरेनसन ने किया था। किसने किया था बच्चे, याद रखिएगा सोरेनसन ने किया था। ठीक है, कब किया था, तो याद रखिएगा 1909 ईस्वी में किया गया था। सोरेनसन साहब ने 1909 ईस्वी में इसका खोज किए थे। उसी समय से अम्ल भस्म को हम लोग पहचान पाते हैं। ठीक है, नहीं तो हम लोग पहचान नहीं पाएंगे बच्चे। अब देखते हैं ध्यान से, स्केल के हिसाब से समझते हैं। अब देखिए ध्यान से, पीएच स्केल का प्रास क्या होता है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि पीएच स्केल का प्रास क्या होता है। तो यह एक ऐसा प्रास होता है जिसमें पीएच मान के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। यानी कि यह एक ऐसा प्रास होता है बच्चे जो पीएच मान के आधार पर इसके 3 भागों में बांटा गया है। कितने भाग है, तो 3 भाग। आप समझिए 3 भाग कौन कौन से होते हैं, आप देखिए यहाँ पर फिगर में हिसाब से, है ना। देखिए ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक कितना भाग है, देखिए बच्चे 1 2 3 4 5 6 है ना, उसके बाद 7 है, 8 है, 9 है, 10, टोटल कितने तक है तो बच्चे याद रखिएगा 14 तक। कितने तक बच्चे याद रखिए, तो यह है 14 तक। ठीक है, 14 तक गया है। अब देखिए ध्यान से, 1 से लेकर के है ना, अगर यहाँ से लेकर के अगर हम जाए कहाँ तक, अगर मान ले कि हम जाते हैं यहाँ तक जाते हैं, ठीक है, यहाँ तक जाए, फिर बीच में यहाँ गैपिंग बचता है, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हम जाए। ठीक है, तो ये टोटली जो देखा जाता है वो क्या होता है, अम्ल भस्म तथा उदासीन को परिभाषित करता है। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है कि 7 से कम, यह आपका 7 हो गया है ना, ये क्या हो गया, तो 7 हो गया। अगर इससे अगर कम पड़ जाते, इससे क्या होते हैं तो कम पड़ जाते हैं, तो वो क्या कहलाएगा बच्चे, याद रखिएगा वो कहलाएगा अम्लीय। क्या कहलाएगा, तो अम्लीय। और वो 7 से अधिक अगर इधर की ओर जाते हैं तो वो क्या कहलाएगा बच्चे, याद रखिएगा, तो क्षारीय कहलाता है। और बीच में बच्चे जो रहेंगे ना, बीच में वो 7 जो है वो क्या कहलाते हैं, तो उदासीन कहलाते हैं। ठीक है, तो यही एक स्केल है, और जिसका पीएच मान अगर हम कह देते हैं कि इसका पीएच मान हम जान गए कि अगर कितना है, कोई बोलेगा कि मान लो पीएच मान 7 है तो हम कह देंगे वो उदासीन होगा। इसका पीएच मान क्या है कि मान लो कि 8 है तो क्या होगा, तो क्षारीय होगा। यानी कि हम इससे क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। ठीक है, वही मैंने यहाँ लिखा है, 7 से कम होगा तो क्या होगा, तो वो एसिड होगा, 7 से अधिक होगा तो क्या होगा, तो वो बेस हो जाएगा। ठीक है, यही होता है पीएच स्केल। ठीक है, याद रखिएगा बच्चे। आगे देखिए ध्यान से, कुछ पदार्थ और उसका पीएच मान है। अब यहाँ पर आपको याद करना पड़ेगा कि कुछ पदार्थ है उसका पीएच मान है, यानी कोई पदार्थ है उसका पीएच मान कितना होता है। अगर मान लीजिए आप पीएच मान अगर याद कर लेते हैं तो आपको यह भी मालूम चल जाएगा कि वो अम्ल है कि भस्म है, आपको एकदम श्योर पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि है ना 1 से लेकर के अगर है ना 7 से कम रहेगा तो क्या होगा, तो बच्चे याद रखिएगा वो हो जाएंगे एसिड। क्या हो जाएंगे, तो एसिड। अगर है ना 8 से लेकर के कहाँ तक, तो 14 तक रहेगा, हम जान जाएंगे तो क्या होगा, वो बेस हो जाएंगे। ठीक है, इतना चीज तो हम जान गए। अब देखिए ध्यान से, हमको याद करना पड़ेगा कि कुछ पदार्थ, जैसे कि पहला यहाँ पर दिया गया है अमास्य, क्या दिया गया, तो अमास्य रस, है ना। अच्छा याद रखिएगा, ये अमास्य रस जो है, अमास्य रस का पीएच मान जो होता है बच्चे याद रखिएगा वो कितना होता है, तो 1 होता है। ठीक है, अमास्य रस की पीएच मान कितना होता है, तो 1 होता है। अगला है कि नींबू रस जो रस उसका पीएच मान कितना होता है, तो 2.5 होता है। आप बताइए ये अम्ल होगा कि भस्म होगा, तो याद रखिए यह होगा अम्ल। यह क्या होंगे, तो अम्ल यानी कि एसिड होंगे। ये भी क्या होंगे, अम्ल यानी कि एसिड होंगे। और उसके बाद देखिए सिरका का कितना होता है पीएच मान, 3.1 होता है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, तो अम्ल यानी कि एसिड हो जाएंगे। अब देखिए टमाटर कितना होता है, 4.1, ये भी क्या हो जाएंगे, तो अम्ल यानी कि एसिड हो जाएंगे। पसीना देखिए, पसीना का पीएच मान कितना होता है, 4.5 है ना, ये भी क्या होंगे, अम्ल यानी कि एसिड हो जाएंगे। अगला है अम्ल वर्षा कितना होता है, 5.6, कितना 5.6, इसका पीएच मान कितना हो जाएंगे, 5.6, तो क्या होंगे, तो ये भी एसिड हो जाएंगे। यानी कि अमास्य में 1 होता है, नींबू रस में 2.5 होता है, सिरका कितना होता है पीएच मान, तो 3 होता है, टमाटर का रस कितना 4.1 होता है, पसीना का 4.5 होता है, अम्ल वर्षा का 5.6 होता है। आप इस तरीके से लिख कर याद कीजिएगा बच्चे, तो आपको जरूर याद हो जाएगा। ठीक है, आपको इतना याद करना ही पड़ेगा। आगे देखते हैं ध्यान से, कुछ और दिया गया है जो है ना पसीना है उसका 4.5 होता है, अम्ल वर्षा कितना 5.6 होता है, मूत्र कितना होता है 6 होता है। अब देखिए मूत्र में क्या होगा, तो ये भी क्या होंगे, तो एसिड होंगे। अगला देखिए दूध का
कितना 6.5, ये भी क्या हो जाएंगे तो एसिड हो जाएंगे। अगला शुद्ध जल क्या है तो शुद्ध जल, शुद्ध जल जो एसिड ना होंगे या ना क्षार होंगे, इसको हम लोग बोलेंगे बच्चे उदासीन। क्या बोलेंगे तो इसको हम लोग उदासीन कहेंगे। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से आगे। और जो ये तो आपका टोटल किसका था तो अम्ल का, किसका था तो यह अम्ल का था। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं किसके बारे में तो भस्म यानी कि क्षार के बारे में। क्षार में कौन कौन आते हैं, जैसे पहला यहाँ पर आंसू, क्या दिया गया तो आंसू। आंसू का पीएच कितना 7.3 होता है, खून का कितना 7.4 होता है, पी का कितना होता है 7.5 से 8.8 तक होता है। चूना चूना जल कितना होता है 11 होता है। तो याद रखिए ये सब के सब क्या होते हैं बच्चे, तो ये सब के सब होते हैं तो क्षारीय होते हैं, जबकि यह जो होते हैं सब के सब क्या होते हैं तो ये सब के सब है ना एसिड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चे तो एसिड कहलाते हैं। तो इसका मान आप लोग एक एक करके है ना लिख करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं ध्यान से कि हमारे दैनिक जीवन में, ध्यान से देखिए बच्चे कि दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व होता है। तो दैनिक जीवन में पीएच का महत्व जो होता है वह बहुत सारे होते हैं। क्या होते हैं वो ध्यान से देखिए, ध्यान यहाँ पर कहता है पहला जो है कि अगर मान लीजिए कि हमारे दैनिक जीवन में है ना ये इसका महत्व क्या होता है स्केल का, तो कहता है पहला कि हमारे शरीर का पीएच 7 से 7.8 तक होता है। कितना से 7 से 7.8 तक होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें कम या ज़्यादा होने पर बुखार है ना बुखार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगर इससे ज़्यादा हो गया या इससे कम हो गया तो हम लोग को बुखार हो जाते हैं। पहला ये बताया गया। दूसरा क्या बताया गया है वो ध्यान से देखिएगा कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है 5.6 होते हैं। कितना होता है याद रखिएगा तो है ना 5.6 होते हैं। 5.6 से कम होते हैं और यह तालाब और नदी में रहने वाले जीवों के लिए हानिकारक होते हैं। अब बताइए इसका पीएच मान है ना 5.6 से कम होगा तो अम्लीय वर्षा रहेगा तो पानी में रहने वाले जितने जीव होंगे तो वो तो मर लेंगे, उसको परेशानी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हानिकारक होता है किसके लिए तो ये जीव रहते हैं पानी में उसके लिए। ठीक है, यानी कि उसी को अम्लीय वर्षा कहते हैं। अगला है 3 में कि आदर्श मिट्टी का पीएच मान 7 से 7.6 होता है। जब मिट्टी जलीय है ना अम्लीय हो जाए तो इस स्थिति में CaO हल्टूज है ना CO3 का उपयोग करते हैं और इसका उपयोग करने से मिट्टी उदासीन हो जाता है। जब मिट्टी क्षारीय हो जाए तो हरी खाद जिप्सम का उपयोग किया जाता है। यानी कि आदर्श मिट्टी का, आदर्श मतलब क्या होता है बच्चे याद रखिएगा। आदर्श का मतलब होता है कि अच्छा मिट्टी का पीएच मान जो होता है वह 7.6 होना चाहिए है ना। और अम्लीय हो जाते हैं और इसमें CaO ये सब का उपयोग कर जिससे क्या होता है मिट्टी को उदासीन कर देता है। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से। अगला क्या बताता है चौथा में कि यह बताता है कि हमारे पेट में HCl, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है HCl, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमारे पेट में HCl अम्ल का निर्माण होता है जिसका पीएच मान कितना होता है 1.4 होता है। और यह पेट को है ना क्या करता है तो हानि पहुंचाए बिना भोजन को है ना क्या करता है ये कार्य करता है। यदि पेट में अधिक HCl की मात्रा हो तो पेट में दर्द का अनुभव करता है। इससे बचने के लिए एंटासिड का हम लोग क्या करते हैं प्रयोग करते हैं। और मान लीजिए कि हमारे शरीर के अंदर पेट के अंदर जो है वह HCl पाया जाते हैं। ठीक है, और HCl क्या करते हैं हम लोग खाना जो खाते हैं उसको पचाने का काम करता है। जब यही HCl क्या होते हैं अगर हमारे पेट में क्या हो जाते हैं अधिक हो जाते हैं तो हम लोग को प्रॉब्लम होने लगता है। और इसको कम करने के लिए क्या करते हैं तो याद रखिएगा इसको कम करने के लिए हम लोग इसमें जो है वह एंटासिड क्या करते बच्चे याद रखिएगा तो है ना ये एक एंटासिड होता है। एंटासिड का यानी MgOH का हल्टूज का प्रयोग करते हैं जिससे वो ठीक हो जाते हैं। आगे देखिए ध्यान से। अगला क्या करता है पांचवा में क्या करता है कि दांत के ऊपरी परत को है ना दांत की ऊपरी परत को क्या बोलते हैं इनामेल कहते हैं। बात सही है, दांत की ऊपरी परत को इनामेल बोलते हैं और आंतरिक वाला परत क्या बोलते हैं डेंटाइन बोलते हैं। ठीक है बच्चे याद रखिएगा। जिसका सूत्र Ca है ना Ca3PO फिर है ना उसका हल्टूज होता है। यह शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है, यानी शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है वह इनामेल होता है जो दांत के है ना ऊपरी परत होता है। एक क्या होता है तो आंतरिक वाला होता है। ठीक है, ऊपर वाला इनामेल होता है, नीचे वाला क्या डेंटाइल होता है। और इसका पीएच मान कितना होता है तो 5.5 होता है। कितना 5.5 होता है। इससे कम होने पर इनामेल का संचालन होने लगता है। इससे बच्चे के लिए है ना विभिन्न प्रकार के पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि इससे अगर कम हो जाएगा तो दांत पर क्या परत बनेगा जो संचारण करने लगेगा। संचारण का मतलब क्या होता है बच्चे इसको धीरे धीरे क्या करेगा नष्ट कर देता है। इसके लिए बच्चे के लिए क्या होता है तो एक पेस्ट दिया जाता है ना। और पेट से क्या कर जैसे होते हैं तो क्या इसमें जो भी होते हैं अम्लता को उसको नष्ट कर देते हैं और ये इनामेल जो होते हैं वो स्वस्थ रहते हैं ठीक रहते हैं। ठीक है,
आगे देखिए ध्यान से बच्चे, अगला क्या कहता है ना 6 में कि नेटल का पौधा अम्लीय प्रकृति का होता है, इसके पत्तियों है ना चुभ जाने से दर्द और जलन होता है, इससे बचने के लिए डाक के है ना पौधे की पत्तियों का उपयोग करते हैं। एक डाक का पौधा होता है जिसका हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, है ना। ये नेटल का पौधा, नेटल का पौधा तुरंत पता है कि नेटल पौधा कौन सा पाया जाता है, तो याद रखिएगा इसके पौधा में जो होता है बच्चे वो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चे, याद रखिएगा, तो फॉर्मिक अम्ल पाए जाते हैं, जो अभी तुरंत बताए हैं। आगे देखिए ध्यान से बच्चे, अगला जो बच्चे है ना चैप्टर 2 है। क्या बच्चे, चैप्टर 2 का यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर दिया गया है, ठीक बच्चे। तो ये क्वेश्चन आंसर जो है हम आप लोग को फिर है ना क्या करेंगे, अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद।